Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor, Chemistry, Government College नौहर। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज की इस ई क्लास का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्यामितीय समावयवियों के विन्यास का निर्धारण। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यानी कि सिस ट्रांस आइसोमर्स, इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी कहा जाता है, जो कि डबल बॉन्डेड के रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। स्टीरियो आइसोमर और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े परमाणुओं या समूहों की 3 डायमेंशनल स्पेस में जो व्यवस्था होती है उसके आधार पर 2 आइसोमर बनते हैं, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। अब इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के विन्यास के निर्धारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण और सामान्य विधियां हैं। पहली जिसमें है फिज़िकल मेथड्स यानी भौतिक विधियां, और दूसरी होंगी इसमें केमिकल मेथड्स यानी रासायनिक विधियां। भौतिक विधियों में जैसे कि हम भौतिक गुण पढ़ते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी कंपाउंड के, तो उसके अंदर हम विशेष रूप से हम पढ़ते हैं कि उनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, उनका अगर वो ठोस है तो उसका गलनांक क्या होगा, लिक्विड है तो उसका क्वथनांक क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ये सब किसी भी कंपाउंड की फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। और केमिकल प्रॉपर्टी में आता है जिसके अंदर पर्टिकुलर किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के पश्चात उसमें नया प्रोडक्ट उसमें क्या बनता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फिज़िकल मेथड्स। अब इन फिज़िकल मेथड्स में स्पेशली आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डायपोल मूवमेंट। अब अगर इनकी सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट को लेते हैं, सिस और ट्रांस 2 आइसोमर हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो जनरली ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सिस आइसोमर से ज़्यादा होता है। मैं पुनः रिपीट करती हूँ, ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सिस आइसोमर से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो अपोजिट ग्रुप्स ट्रांस आइसोमर में क्रिस्टल लेटिस में अच्छे से उनकी पैकिंग होती है, वो सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि सिस आइसोमर में जो समान समूह या जो परमाणु होते हैं वो डबल बॉन्ड के एक तरफ उपस्थित होते हैं, उसके कारण अणु अनसिमेट्रिकल हो जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल लेटस में उनकी पैकिंग कमज़ोर हो जाती है। अब क्योंकि ट्रांस आइसोमर की क्रिस्टल जालक में पैकिंग अच्छी होती है, मजबूत होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, यानी उसको मेल्ट करने के लिए अधिक हीट की आवश्यकता होती है। जबकि सिस आइसोमर जिसके अंदर क्रिस्टल जालक में पैकिंग अपेक्षाकृत कमज़ोर होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट अपेक्षाकृत कम होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्योंकि ट्रांस आइसोमर में ही अधिक होगी, स्ट्रोंग होगी, मजबूत होगी, क्योंकि अंदर उसमें जो क्रिस्टल जालक होता है उसके अंदर उनकी पैकिंग अच्छी होती है। सिस आइसोमर में अपेक्षाकृत इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आकर्षण के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो अपेक्षाकृत कुछ कमज़ोर होती हैं।
सेकंड पॉइंट हम लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। अब सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से अधिक होता है, जस्ट अपोजिट है मेल्टिंग पॉइंट के। सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से अधिक होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट डायपोल डायपोल इंटरैक्शन पर निर्भर करता है और सिस का जो डायपोल मोमेंट है वो मोमेंट का मान यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान ट्रांस आइसोमर की तुलना में अधिक होता है, इसलिए सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर से अधिक होता है। अब थर्ड पॉइंट पे इसमें आता है वो है सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। सिस आइसोमर की सॉल्युबिलिटी यानी विलयशीलता ट्रांस आइसोमर से अधिक है। पुनः रिपीट करती हूँ, सिस आइसोमर की सॉल्युबिलिटी ट्रांस आइसोमर से अधिक है क्योंकि इनकी क्रिस्टल लेटिस में पैकिंग कमज़ोर होती है, जिसके कारण इनकी सॉल्युबिलिटी अधिक होती है। लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है डायपोल मोमेंट ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर यानी द्विध्रुव आघूर्ण। तो सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ट्रांस से अधिक होता है। सामान्यतया सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ट्रांस आइसोमर से अधिक होता है। अब जो आपके सामने एक एग्जाम्पल है सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। यहाँ आप देखें सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन में सिस के अंदर जो दो मिथाइल समूह है उनके प्लस आई प्रभाव आपस में जुड़ते हैं और परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर डायपोल मोमेंट दर्शाते हैं, जबकि ट्रांस टू ब्यूटीन में दो मिथाइल समूहों का जो प्लस आई प्रभाव यानी प्रेरणिक प्रभाव है वो विपरीत होता है और वो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। परिणाम स्वरूप उनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। यहाँ आप देखें द्विध्रुव आघूर्ण यानी म्यू की वैल्यू है 0.33 सिस टू ब्यूटीन की सिस आइसोमर की, जबकि ट्रांस में है 0D। मेल्टिंग पॉइंट आप देखें सिस आइसोमर का है -139 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ट्रांस आइसोमर का है -106 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर का है +4 डिग्री सेंटीग्रेड और ट्रांस आइसोमर का है +1 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड एग्जाम्पल इसमें 1,2 डाइक्लोरोएथीन में सिस और ट्रांस, उसमें भी आप वैल्यू अगर आप देखें सिस आइसोमर का जो डायपोल मोमेंट म्यू बराबर 1.85D, जबकि ट्रांस का 0। मेल्टिंग पॉइंट -80 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ट्रांस का है -50 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट है +60 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ट्रांस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट है +48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विपरीत प्रेरण प्रभाव वाले समूह जुड़े हों तो ट्रांस आइसोमर का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। यानी यदि दो विपरीत प्रेरण प्रभाव वाले समूह का वेक्टर योग हो रहा हो तो ट्रांस आइसोमर का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। जैसे एग्जाम्पल है 1 क्लोरोप्रोपीन में ट्रांस आइसोमर का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो जो विपक्ष समावयवी से यानी ट्रांस आइसोमर से सिस आइसोमर का कम होता है, क्योंकि ये द्विध्रुव जो
जो क्लोरीन इस परमाणु जुड़ा है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि मिथाइल समूह जो है वो प्लस आई प्रभाव को दर्शाता है। यानी CH3 समूह का प्लस आई प्रभाव है, जबकि क्लोरीन का माइनस आई प्रभाव है, जिसके कारण सिस आइसोमर का द्विध्रुव आघूर्ण का मान ट्रांस से कम हो जाता है। सेकंड जो मेथड है वो है केमिकल मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समपक्ष और विपक्ष यानी सिस और ट्रांस आइसोमर्स का निर्धारण कैसे करते हैं, इसका तो पहला जो मेथड है वो है केमिकल मेथड में साइक्लाइजेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। अब यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि सिस आइसोमर में क्रियात्मक समूह एक ही तरफ होते हैं, अतः ट्रांस आइसोमर की तुलना में सामान्यतः आसानी से उनका चक्रीकरण होकर वो रिंग का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल देखें, मैलिक एसिड जो सिस आइसोमर है ब्यूटीन डाइओइक एसिड का, मैलिक एसिड जिसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो आसानी से जल का एक अणु निकल जाता है और साइक्लिक कंपाउंड मैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। जबकि इसी टेम्परेचर पर अगर फ्यूमेरिक एसिड है ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूटीन डाइओइक एसिड, इसको अगर हम इसी ताप पर यानी 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर के उच्च ताप पर ही इसका साइक्लाइजेशन होता है और एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। तो इस आधार पर सिस एंड ट्रांस आइसोमर का निर्धारण किया जाता है। सेकंड जो इसमें एग्जाम्पल है केमिकल मेथड्स में वो है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। पर उनका हाइड्रोक्सिलेशन करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसका ऑप्टिकल बिहेवियर क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी उसकी क्या है, किस प्रकार की है, उस आधार पर भी इनकी कॉन्फ़िगरेशन का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे आप एग्जांपल आप देखें, मैलिक एसिड जो सिस आइसोमर है उसका डाइल्यूट एक्वस KMnO4 या OSO4 ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ सिस एडिशन करते हैं तो मीजो टार्टेरिक एसिड प्राप्त होता है। दूसरी तरफ या जब फ्यूमेरिक एसिड का इसी प्रकार से हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं सेम रिएजेंट के उपस्थिति में तो हमें प्लस टार्टेरिक एसिड तथा माइनस टार्टेरिक एसिड यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी टार्टेरिक एसिड और लीवो रोटेटरी टार्टेरिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से ये बात का निर्धारण हो जाता है कि जब मीजो टार्टेरिक एसिड हमें सिस आइसोमर से प्राप्त हो रहा है और जबकि प्लस व माइनस टार्टेरिक एसिड हमें फ्यूमेरिक एसिड यानी उस ब्यूटीन डाइओइक एसिड के ट्रांस आइसोमर से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कुछ फिजिकल मेथड्स तथा कुछ केमिकल मेथड्स के आधार पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन का निर्धारण किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।